हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं इनके बारे में बताने की मेरे ख्याल से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इन सबको पहले से जानते होंगे। इन्होंने चैनल पर बहुत सारे कैमियो रोल किए हैं वीडियो में। प्रॉपर वीडियो में कहीं नहीं पाएंगे आपको, 1 मिनट का पाएगा या आधे मिनट का पाएगा। आज मनोज भाई हैं, आज इनसे सब कुछ जान लेंगे। सबसे पहले मैं मनोज भाई के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ आपका। सबसे पहले CHSL 2017 बैच से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई। ये गए पोरबंदर, ठीक है, महात्मा गांधी वाले पोरबंदर में, ठीक है। वहाँ पे इनका सिलेक्शन CHSL के थ्रू हुआ और इन्होंने पोस्टल असिस्टेंट के रूप में कार्य किया, ठीक है। फिर 2018 बैच से ये टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पे हैं दिल्ली के अंदर, ठीक है। और 2019 बैच के अंदर इसके बारे में मतलब इन्होंने अपने एफर्ट्स, इनकी जर्नी, मतलब इतना स्ट्रगल, आज सारा कुछ जान लेंगे। अब ये है CGL 2019 बैच से एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया रैंक इनकी 500 से ऊपर है कुछ। अभी जान लेंगे क्या रैंक है। पूरी वीडियो को डिटेल से देखना, आपको सब कुछ डाउट क्लियर होगा कि सर का जो मीडियम था, हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था, क्या इन्होंने कैसे प्रिपेयर किया, कितने अच्छे मार्क्स। 668 मार्क्स बहुत होते हैं भाई, ठीक है। इतने मार्क्स लाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कहना बहुत आसान है कि हमने ले लिया, ठीक है। और 500 में रैंक आनी बहुत बड़ी बात है CGL जैसे एग्जाम के अंदर। तो मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, पर उससे पहले वीडियो को मैं आगे स्टार्ट करूँ, इतना तो कर देना यार कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सा एफर्ट्स ना मेरे को बहुत मोटिवेट करता है। और आपको मैं अभी तो सभी डायरेक्टरेट्स जितने भी हैं CBIC के अंदर, सबका मतलब इंटरव्यू लेके दिखाऊंगा कि क्या क्या वर्किंग वहाँ पे होती है, ठीक है। चैनल को सपोर्ट कर देना, बस इतना ही कह रहा हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले मनोज भाई से थोड़ा सा जान लेते हैं। थैंक यू मनोज भाई कि आपने इतना प्रीशियस टाइम अपना दिया है निकाल के, ठीक है। बहुत टाइम से मैं सर को, मनोज भाई को कह रहा था, मैं सर बोल रहा हूँ और भाई बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि जब इंटरव्यू लेते हैं ना तो अंदर से कोई सर निकलता ही है, ठीक है। तो मैंने मनोज भाई से बहुत बार कहा कि यार एक इंटरव्यू दे दें, तो इसको टाइम ही नहीं लगता है। क्योंकि मैंने एक बार एक वीडियो डाल दी थी, अगर आप देखोगे तो ये 7:30 तक भी काम कर रहे हैं, क्योंकि कई बार अभी इनकी ट्रेनिंग चल रही है इंस्पेक्टर की अभी से ही, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो मनोज भाई, थैंक यू आपका कि आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया। कुछ पहले अपने बारे में बताओ कि आपका CGL 19 में क्या रैंक रही है, क्या पोस्ट आपको मिली है, ठीक है, और प्रोसीजर वगैरह फिर आगे जानेंगे हम। थैंक यू मोहित भाई, आपके चैनल पे बुलाने के लिए और अपने फेलो स्टूडेंट्स और फेलो कैंडिडेट्स के साथ अपनी स्ट्रेटजी, अपना जो भी मतलब जर्नी की जो उसको शेयर करने के लिए आपने बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा CGL 2019 में स्कोर है 667.43 जो एक टोटल है, और ऑल इंडिया रैंक 512 है, और मुझे सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। और सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट की मेरी रैंक है 160 ऑल ओवर। तो होपफुली देखते हैं कि जो मेरा डिज़ायर्ड है लोकेशन, होम स्टेट राजस्थान या दिल्ली मिल जाएगा तो उसके। और वैसे मैं एक बात बता देता हूँ, इनके CGL 2018 बैच में भी अच्छे मार्क्स थे, ठीक है। इन्होंने मतलब ये ऑप्ट किया कि इनको दिल्ली मिल जाए या होम स्टेट के नज़दीक मिल जाए, क्योंकि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो सारा मैटर ये आजकल आपको पता है, यही फंसता है कि भाई जितने अच्छे मार्क्स हो बस आपको डिज़ायर्ड लोकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। चलो अब मैं वीडियो को पूरा स्टार्ट करूँगा, सब कुछ जान लेंगे डिटेल से। अभी मैं 1 बाय 1 करके चलूँगा, ठीक है। सबसे पहले मनोज भाई एक बात तो बिल्कुल बेसिक से बताना स्टार्टिंग से, कि एक बात तो ये पहले बताओ कि एक्साइज इंस्पेक्टर आपने क्यों चूज़ की, ठीक है। क्या पहली प्रेफरेंस ये थी क्या, या कुछ और प्रेफरेंस थी जो आपको मिली नहीं और आपको सेकंड थर्ड प्रेफरेंस पे ये आया है, या फिर कुछ पहला ये था कि एक्साइज इंस्पेक्टर लेना है, 6 स्टार मिलेंगे, 3 इस साइड, ठीक है। तो क्या यही था क्या वर्दी का क्रेज़? दोस्तों मार्क्स तो इतने थे अच्छे, 668 अच्छा है। ऑल इंडिया रैंक जैसे आपको पता है 512 है, तो इसमें मोस्टली सारी पोस्ट मिल सकती है। 2-3 पोस्ट छोड़ दीजिए, CSS, ASO इन CSS, MEA, वो नहीं मिल सकती थी। बट वो था कि जब इतने अच्छे मार्क्स हैं और ऑलरेडी मैं पहले बाहर जॉब कर रहा था पोरबंदर में, जैसे बताया इन्होंने पोस्टल असिस्टेंट, तो वो रहता है कि यार घर के पास में ही जॉब मिले, घर के पास में ही रहे, तो होम स्टेट का है। अगर मैं जैसे इनकम टैक्स लेता, ED लेता, तो उनमें है कि उनमें ट्रांसफ़र्स फ्रिक्वेंटली होते हैं, तो आप अपने होम स्टेट या उसके नियर बाई नहीं रह सकते ज़्यादा दिन। और जबकि CBIC का जो सिस्टम है उसमें ऐसा होता है कि आपको एक जोन अलॉट हो जाता है, तो फिर आप उसमें आपकी सर्विस उसी जोन में रहती है अनटिल और अनलेस आप जब तक ग्रुप A पे पोस्ट पे प्रमोट नहीं हो जाते। तो मेन सबसे बड़ा रीज़न तो वही था कि होम स्टेट मिल जाएगा, इतने मार्क्स पे अच्छी रैंक हो जाएगी इसमें डिपार्टमेंट में। और उसके अलावा ये था कि ऑलरेडी TA इन CBIC मैंने ले लिया था, तो थोड़ा वर्किंग नॉलेज भी हो जाएगा, साल भर तक जॉब करेंगे। तो वो भी एक सेकंड माइंड में था थॉट
कि इस वजह से सीबीआईसी इंस्पेक्टर्स को मैंने चूज़ किया। चलो भाई यार, जान तो लिया है आपने। मतलब अभी भी एक्साइज इंस्पेक्टर का क्रेज तो बहुत है, कितने अच्छे मार्क्स हो फिर भी इंस्पेक्टर कोई छोड़ता नहीं है। और यार क्यों ना छोड़े, मतलब यार मतलब क्यों ना ले। क्योंकि एक तो पहली बात तो स्टार का क्रेज हर किसी को रहता है, वर्दी मिलती है यार, ऊपर से यार आपको जोन अगर एक बार मिल गया तो आप कहीं हिलने नहीं वाले हो, ठीक है, पूरी लाइफ टाइम आप उसी जोन में रहोगे, ठीक है। मनोज भाई एक बात और प्लीज़ बताना यार, मैं आगे वीडियो में कंटिन्यू करूँ, मेरे को ये बताना यार कि सीजीएल का जो आपने जो प्रिपेयर किया 2017 बैच से, आपने CHSL दिया, फिर सीजीएल दिया 18, फिर 19 का सीजीएल दिया, चलो आपने सीजीएल 2020 छोड़ दिया बच्चों के लिए ठीक है। तो अब ये बता दो कि ये सीजीएल का दिमाग में कहाँ से आया। मतलब किसी ने तो बताया होगा कि यहाँ से इसको प्रिपेयर कर लो, यहाँ से एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाएगी, फिर आपको लगा कि चलो अब प्रिपेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। देखो फ्रिक्वेंटली बताऊं, मतलब सही तो मेरा बीटेक के थ्रू कैंपस प्लेसमेंट हो गया था विप्रो टेक्नोलॉजीज़ में। तो वहाँ मैंने चेन्नई में पोस्टिंग मिली थी, तो वहाँ भी मैंने 3-4 महीने तक उसमें भी प्राइवेट सर्विस की थी। उसके तब तक मेरे को ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि सीजीएल क्या होता है या कुछ होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में ऐसा था नहीं। बट घर वालों का था एक कि गवर्नमेंट जॉब में जा, प्राइवेट में कुछ नहीं है, इतने पैसे हैं उतने तो जो मतलब उसमें पैकेज था अराउंड 4 और 5 लाख के बीच में था, और इतनी दूर रह रहे हो आप, जॉब सिक्योरिटी नहीं है प्राइवेट में। तो फिर मैंने वो वहाँ से स्विच किया, फिर अपने होम टाउन आया, फिर वहाँ से सीजीएल की कोचिंग स्टार्ट करी। तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था सीजीएल 17 का। तो सीजीएल 17 में भी मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक गया था, और उसकी कट ऑफ गई थी 524 के राउंड, और मेरे सीजीएल 17 में जो फाइनल स्कोर रहा था वो रहा था 513। तो उसमें भी 8-9-10 नंबर से मिस हो गया था। बट उसी टाइम CHSL 17 दिया हुआ था, तो उसमें फिर मेरे को पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट मिल गई थी, तो मैंने वो ज्वाइन कर ली थी। साथ के साथ में सीजीएल 18 का एग्ज़ाम हो चुका था, प्रिपरेशन चल ही रही थी। तो सीजीएल 19 का एग्ज़ाम जो मतलब मेंस तक तो हो चुका था जब मैंने ज्वाइन करा था डिपार्टमेंट, उसके पहले पहले। तो मनोज भाई अब चलो मेन जो बात पे चलते हैं कि ना कई बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर मेरा ना हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड है और मैं कैसे प्रिपेयर वगैरह करूँ, इंग्लिश में दिक्कत आती है, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। अब सबसे पहले आप ना ये बताना, आगे स्ट्रैटेजी वगैरह जान लेंगे, सब कुछ आप बता दोगे, पर सबसे पहले ये बताना कि आपका बैकग्राउंड क्या था। मतलब आपने जो स्कूलिंग की थी क्या वो सिंपल गवर्नमेंट स्कूल से की थी क्या, या कोई I5 स्कूल था आपका प्राइवेट में, मतलब जिसकी मतलब जो होता है ना कि फीस वगैरह 5-10 हज़ार रुपये आप वो देते हो आप, ठीक है, तो ऐसा कुछ था क्या? मैंने स्कूलिंग राजस्थान बोर्ड से की थी, और बेसिकली मैं विलेज एरिया से बिलोंग करता हूँ। तो वहीं पे हमारे फैमिली में ही एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। तो मेरी पूरी स्कूलिंग 12th क्लास तक वहीं से की थी मैंने। तो वो हिंदी मीडियम था, वो ऐसा हाई फाई प्राइवेट स्कूल भी नहीं था कि वहाँ ज़्यादा कुछ हो। तो बेसिकली हिंदी मीडियम था। फिर उसके बाद 12th के बाद मैंने बीटेक किया, तो वहाँ ज़रूर इंग्लिश मीडियम में फिर कन्वर्ट हो गया था। तो ऐसा नहीं है आज के सिनेरियो में कि इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्रैक नहीं कर रहे। हिंदी मीडियम से भी काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, वो सीजीएल में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आप बेसिक्स कवर रखो इंग्लिश के भी, जो अपन को ऐसा आजकल, पहले के टाइम में क्या होता था कि गवर्नमेंट स्कूल में आफ्टर 6th और 7th क्लास से इंग्लिश आती थी, बट आजकल वो नहीं है। विलेज एरियाज़ में भी जो स्कूल्स हैं वहाँ भी LKG प्रेप से ही इंग्लिश अच्छी पढ़ाते हैं। तो आप अपने बेसिक्स को कवर रखने चाहिए, जो भी है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी। और सीजीएल के पर्सपेक्टिव में देखें तो आजकल जो ब्लैक बुक है वो कैब की है, MB पब्लिकेशन हुआ, तो प्रीवियस ईयर्स की जो वोकेब आती है वहाँ से कवर करना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए डेली डेली, तो जिससे वोकेब भी इम्प्रूव होती है, कंपोजिशन पार्ट भी इम्प्रूव होता है, क्लोज टेस्ट हुए, पैसेज हुए, तो उनमें भी अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं आप न्यूज़पेपर रीडिंग से। क्या बात है यार, मनोज भाई ने पूरा मतलब एक तरह से आपको 2-4 वर्ड्स में इंग्लिश की पूरी स्ट्रेटेजी बता दी है। वैसे मैं एक बार जानना चाहूँगा कि सर एक बार ये बताना कि आपके वैसे प्री में मार्क्स कितने थे, और इंडिविजुअली इंग्लिश में और मैथ में स्कोर क्या था 19 बैच में? मेरे प्री में सीजीएल 2019 के प्री में रो स्कोर था 150, वो नॉर्मलाइज्ड होके फिर 189 हो गया था। और मेंस में मेरे जो रो स्कोर रहा था इंग्लिश और मैथ्स का, इंडिविजुअली इंग्लिश में था 183 के राउंड, और मैथ्स में 184 के राउंड था, जो नॉर्मलाइज्ड होके 233 कुछ हुआ था मैथ्स में। मतलब यार स्कोर तो बड़ा ज़बरदस्त ले रखा है यार। इंग्लिश का तो आपको स्ट्रैटेजी बताई दी है भाई ने। अब स्ट्रैटेजी जान लेते हैं कि मैथ की क्या स्ट्रैटेजी होगी यार, क्योंकि ना मैथ में ना ऐसी है कि
आप पूरा कर लो फिर भी दिक्कत बड़ी रहती है मैथ में, ठीक है, क्योंकि मैथ मांगता है प्रैक्टिस पूरी। इंग्लिश में फिर भी है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं रटते हो, तो भी आपको क्या है कि 170 180 तक आप पहुंच जाओगे। पर मैथ में नहीं रहता है। मैथ में प्रैक्टिस छोड़ दी तो आप 120 पे 110 पे आ जाओगे। तो आपने तो 184 स्कोर किया है, तो इतना क्या मतलब क्या था कि कितने मॉक टेस्ट लगाए थे और कौन कौन सी बुक आपने की थी, ये बताओ एक बार भाई। मैथ्स की स्ट्रेटजी के लिए बुक्स के लिए देखा जाए तो एक बार प्रीवियस ईयर्स की कोई सी भी बुक कर लो, किरण हुआ, राकेश यादव हुआ, कोई भी एक बुक को कवर कर लो अच्छे से। कंपेरेटिवली अलग अलग बुक्स करोगे ना, उसके बजाय एक बुक को करो, उसको 3 से 4 बार तक प्रैक्टिस कर लो, तो वो प्रैक्टिस में रहेगी। और मैथ्स के लिए तो यही सीन है कि जहाँ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका स्कोर होएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी कैलकुलेशंस बढ़ेगी, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आएगी। जिस कॉन्सेप्ट में आप वीक कर रहे हो उस पर अपना वर्क करो। और मॉक्स की बात करें तो मॉक की तो ये बात है कि हमारे जो हम तैयारी करते थे तो हमारा 15 लोगों का ग्रुप था, उसका नाम था सुपर टॉपर 15। क्या बात है। तो उसमें से 10 लोग तो एक्साइज इंस्पेक्टर पे सेलेक्ट हुए अभी CGL 19 से, 2 लड़कों का ऑडिटर पे हुआ है और ऐसे हुआ है, तो मोस्टली सभी सेलेक्टेड हो चुके हैं हम। तो हमने वो ग्रुप सिर्फ मॉक्स देने के लिए ही बनाया था देखा जाए तो हमने हर एक स्टूडेंट ने उसमें सभी ने अराउंड 100+ मॉक्स तो मैथ्स के दिए थे सभी ने। टायर टू के स्पेसिफिकली टायर 2 के 100+ मैथ्स के मॉक्स दिए थे हमने सभी ने। हमारा स्केड्यूल रहता था डेली कि आज सुपर मॉक देना है, SSC ट्यूब मॉक देना है, टेक्स्ट बुक मॉक देना है। तो हमने इसके स्केड्यूल बना रखा था, उसी को फॉलो करते थे तो और उसी को एनालिसिस भी करते थे। तो मैं यही कहूँगा कि अगर जब अपन मॉक देते हैं ना तो उसको सीरियसली तो अटैम्प्ट करो शिद्दत से, और शिद्दत से ही उसका एनालिसिस करो। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि वो मॉक दे लिया बट उसका एनालिसिस नहीं करते कि जो अपन ने गलत किया। जो एनालिसिस भी करते हैं तो वो देखते हैं कि अपना कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, तो वो गलत जो होता है उसको कर लेते हैं सिर्फ और छोड़ देते हैं। बट ऐसा नहीं होता एनालिसिस अब पूरे मैथ्स के 100 क्वेश्चंस का करो, इंग्लिश के 200 क्वेश्चंस का करो पूरा, कि कौन सा क्वेश्चन आपने कितना टाइम लिया। अगर कोई शॉर्टकट है हो सकता है उस क्वेश्चन का, तो उसको अटेम्प्ट करो। आप उस शॉर्टकट वाले मेथड से जाओ ताकि आपका टाइम भी बचेगा। मतलब यार भाई ने बहुत काम की बात कही है। सबसे पहली बात तो जो भाई ने काम की कही है कि ग्रुप ऐसा बना लो, एक अच्छा ग्रुप बनाओ। उस ग्रुप का इतना फ़ायदा है मतलब मैं बता नहीं सकता। जब मैं आपको ना अपने दोस्तों से मिलाऊंगा, क्योंकि भाई तो सिलेक्ट हो चुके हैं, हमारा और भी सर्कल है, वहाँ पे भी हमने ग्रुप बना रखा है भाई से कहने पर ही, ठीक है। तो भाई से थोड़ा मोटिवेशन बताया हमें, ये ऐसे ऐसे करना चाहिए, आपको मिलाऊंगा मैं, ठीक है। हमने भी ग्रुप बनाया, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। और भाई ने कहा कि ऐप पे एनालिसिस क्या करते हैं, सिर्फ रॉन्ग क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। कभी ये नहीं देखते कि जो ठीक आंसर किया है ना वो कितनी बड़ी अप्रोच से किया है, क्या पता उसका शॉर्टकट हो, ठीक है। भाई का कहना सिंपल सा है कि 100 क्वेश्चन है तो 100 के 100 क्वेश्चन एक बार देख लो अच्छे से, क्या पता उसके अंदर कोई शॉर्टकट भी बन जाए, ठीक है। कोशिश करो ये। और 200 के 200 इंग्लिश को अच्छे से चेक कर लो, क्योंकि दोनों में ही अगर अच्छे स्कोर आएगा ना तब भी आपकी रैंक निकलेगी, ठीक है। पोस्ट तो हर कोई ले लेता है भाई, रैंक निकालनी मेन बात होती है, ठीक है। और कई बच्चे होते हैं वो सिर्फ मैथ्स का ही मॉक अटैम्प्ट करते हैं, क्योंकि इंग्लिश का मॉक ऑब्वियस है कि सबको आलस आ ही जाता है। 200 क्वेश्चंस 2 घंटे बोरिंग सा लगता है इंग्लिश। बट अगर उसको छोड़ दोगे, इंग्लिश को मैथ्स करते रहोगे तो फिर वहाँ स्कोर कम हो जाना है। तो अगर आप जैसे मैथ्स के 100 मॉक दे रहे हो ना, तो इंग्लिश के उसके कंपैरिजन में 50 to 60 तो मॉक्स दो ही, इतना रेशियो तो रखो ही कि दोनों को साथ लेके चलो। ये नहीं बोल रहा कि 100 मॉक्स इंग्लिश के भी दो, वो हो भी नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि बोरिंग होता है इंग्लिश मॉक्स देने में। तो उसके 50-60 मॉक्स तो दे लो, क्योंकि इंग्लिश का आजकल जो सिलेबस चल रहा है, पैटर्न चल रहा है, वो है कि प्रीवियस ईयर्स ही मोस्टली TCS ले रहा है। तो जितने ज़्यादा 50-60 मॉक इंग्लिश के दे दोगे तो आपका पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा उसमें। और मैथ्स के तो आप जितने मॉक दे सकते हो 100+ वो भी दे लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के भी जो टॉपर्स रहे हैं, मैंने भी उनके भी देखा था, उनकी स्ट्रेटजी भी फॉलो करी थी, उन्होंने तो 150+ मॉक्स भी दिए थे। तो मैथ्स के तो जितने मॉक दोगे उतना ज़्यादा स्कोर होएगा, उतनी ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आएगी, और उतने ही आपके डाउट्स क्लियर होंगे। और ग्रुप का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि डाउट्स क्लियर होते हैं। एक मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहा, दूसरे को आ रहा है, तीसरे को दूसरी अप्रोच से आ रहा है। तो ग्रुप का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको एक तो अप्रोच मिलती है, और आपका जो नॉलेज होता है वो भी वास्ट होता है उसमें ग्रुप के में।
मतलब यार कि ग्रुप का तो बेनिफिट्स भाई ने बता ही दिया कि ग्रुप का क्या बेनिफिट वगैरह होता है, ठीक है। और भाई ने मतलब ऐसी कुछ चीज़ छोड़ी ही नहीं है कि जो मैं और कुछ पूछ पाऊँ। इन्होंने हर एक चीज़ को कवर कर दिया है। इंग्लिश में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैथ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन और ले रहा हूँ भाई से, बस एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ भाई कि देखो वैसे आप वर्किंग थे, और मेरे को ना बेसिकली आप ये बताना, जैसे आपने कहा है कि 150 मॉक लगा लो, 100 मॉक लगा लो। अगर कोई बंदा वर्किंग है, ठीक है, और एक है नॉन वर्किंग, ठीक है, अब आप कितने मॉक टेस्ट आप लगाते थे? अगर वर्किंग जो बंदा है वो कितने मॉक टेस्ट लगाता था और क्या टाइम आपका रहता था? और नॉन वर्किंग है उसको आप कितना कहोगे कि एक दिन में आप इतना तो लगाओ लगाओ? अब देखा जाए तो ये जो बोलते हैं कि वर्किंग है नॉन वर्किंग है, वो बात फिजिबल भी है, बट कभी कभी वो एक तरह से बहाने का काम भी होता है कि मैं यार वर्किंग हूँ तो मैं मॉक नहीं लगा पाता। मैं तो जब मैंने मॉक्स दिए थे तब मैंने अपना एक्सटेंशन भी ले रखा था डिपार्टमेंट से मेंस के एग्ज़ाम के लिए। तो उस टाइम में नॉन वर्किंग ही था, तो दिन के हम 2 से 3 मॉक्स तो डेली लगाते ही थे, 3 मॉक तो। बट जो मेरा फ्रेंड था, जो उसकी ऑल इंडिया रैंक है 237, और वो तब वर्किंग था, उसने कोई एक्सटेंशन नहीं लिया था, उसने कोई छुट्टी भी नहीं ली थी। वो भी 2 रूम पार्टनर थे, और वो दोनों मतलब ऑफिस से, जैसे नॉर्मली ऑफिस टाइम होता है 5 से 6 बजे, 5 से 6 बजे रूम पे आते थे। उसके बाद अपना खाना वाना बनाने का, रेस्ट वेस्ट करना। वो लोग 8 बजे बैठते थे और रात के 2 बजे तक वो लोग मॉक देते थे। 2 बजे तक मॉक देते थे। सुबह उठ के फिर वही गवर्नमेंट जॉब का टाइम होता 10 बजे, 10 बजे ऑफिस जाना होता था। दिन में ज़रूर उनको भी थोड़ा लंच टाइम मिलता था, उसमें वो रेस्ट करते थे। तो ये अपन बोलते हैं कि वर्किंग है तो मैं मॉक नहीं दे पाता था, तो मैं उनसे भी इंस्पायर होता था यार जब वो वर्किंग है और वो 2 बजे तक मॉक दे रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं 3 से 4 मॉक दे सकता बिना वर्किंग होने के बाद। तो आपको मॉक्स में तो कोई बहाना नहीं, वर्किंग हो तो भी आप कम से कम एक मॉक तो डेली का दो ही दो। एक वर्किंग हो तो सुबह भी 2 से 3 घंटे मिलते हैं, 6 बजे उठो, 10 बजे तक 4 घंटे होते हैं, 2 घंटे का मॉक दे लो, एक एक शाम को मॉक दे लो। तो डेली के डेली 2 मॉक्स दे सकते हैं आप। उसका ऑफिस टाइम में भी आपको टाइम मिलता है, जब एनालिसिस कर लो एक मॉक का, रात को एनालिसिस कर लो। तो एनालिसिस भी ज़रूरी है और मॉक देना दोनों ज़रूरी है। दोनों जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपका स्कोरिंग होएगा। कंपेरेटिवली आप ये मत करो कि मैं सिलेबस कवर कर रहा हूँ, सिलेबस आपका सभी का कवर अप हो चुका, जिन्होंने प्री क्लियर किया है तो वो उनका सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिलेबस क्लियर है। उनको ज़रूरत है कि बस प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस आएगी सिर्फ मॉक्स देने से आपकी। मतलब भाई आज की ये वीडियो देखने के बाद ना मेरे हिसाब से शायद ही किसी का कोई डाउट रहे। अब भाई ने ये भी बता दिया कि जैसे 2021 का प्री का आंसर की आ जाएगी, सबको थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया होगा और लग भी जाएगा मार्क्स आने के बाद। और भाई जी जान से लग जाना, अब की बार कसम खा लो, अब की बार आखिरी बार, ठीक है। मोदी सरकार जैसे कहती है ना, अब की बार आखिरी बार, अब करना अब की बार ही है। भाई ने सब कुछ बिल्कुल डिटेल से बताया, शायद ही ऐसे कोई वीडियो यूट्यूब पे हो जो इतना डिटेल से कुछ बताती है। भाई ने ना मतलब कुछ ऐसा छोटा ही नहीं है जो मैं अब कुछ पूछ पाऊँ, ठीक है। चलो मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो 20 मिनट की तो पहले ही हो गई है। बस अब लास्ट में भाई से एक दो बात कहूँगा कि आप आगे बच्चों को क्या कहोगे, क्या मोटिवेट करना चाहोगे? सभी को यही कहूँगा कि जो अपनी ड्रीम पोस्ट है उससे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। उसको लेने के लिए जितनी जी जान लगा सकते हो आप वो करो, क्योंकि जब कंधों पे लगते हैं ना 3 स्टार इधर 3 स्टार इधर, और जब सोसाइटी में जाते हो ना आप, तो वो उसकी अलग ही एक रेपो होती है आपकी, अलग ही एक आपको इज्जत मिलती है जो आप बयान नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हो आप। जो मैंने भी फील करी है अभी रिज़ल्ट आने के बाद, जब घर गया गाँव गया, तो आप उसी अपनी ड्रीम पोस्ट को अपने दिमाग में रखें, उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करो। और आजकल ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हो नहीं सकता, अगर आप जी जान लगाओगे तो सब कुछ है। आप एक्साइज इंस्पेक्टर भी बनोगे, आप MEA में भी जाओगे, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी बन सकते हो। तो सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, सबका अच्छा हो, सबको अपनी ड्रीम पोस्ट मिले, ड्रीम होम स्टेट मिले सबको। ऑल द बेस्ट।